Good morning students. Today we will continue our fourth chapter of history, class 7, the Mughals. In previous video we had discussed about the Mughal administration and Mansabdari system. Today we will discuss about the contribution of the Mughals. Let's start. Architecture. Mughals' contribution to the Indian subcontinent was their unique architecture. भी जो मुगल्स का जो कंट्रीब्यूशन था क्या था, वो सबसे ज़्यादा किस में था? आर्किटेक्चर्स में था. ठीक है. मुगल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज देयर यूनिक आर्किटेक्चर. भी उनका जो किस में ज़्यादा सबसे ज़्यादा वो था? आर्किटेक्चर में. कैसा था उनका जो कि आर्किटेक्चर कैसा था? बहुत ही यूनिक था. मैनी मोनूमेंट्स वर बिल्ट बाय मैनी मुस्लिम एम्परर्स, स्पेशली शाहजहां. भी जो मुगल पीरियड्स के दौरान बहुत सारे मोनूमेंट्स बनाए गए थे, बहुत सारे जो मुस्लिम एम्परर्स थे, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके द्वारा बनवाए गए थे? शाहजहां के द्वारा. द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट द ताजमहल विच इज़ नोन टू बी वन ऑफ द फाइनर एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसने जो ताजमहल है जो किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बना. उसको क्या है उसको उसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या है इंक्लूड किया हुआ है? किसको? ताजमहल को. ठीक है. विच इज नोन टू बी वन ऑफ द फाइनर एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. और जो ये मुगल जो ताजमहल है, ये मुगल आर्किटेक्चर का सबसे ज्यादा अच्छा क्या है? एग्जाम्पल है किसका? आर्किटेक्चर का. बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं मुगल्स के द्वारा और बहुत ही फेमस हैं वो, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा क्या फेमस है? ताजमहल, जो किसके द्वारा बनवाया गया है? शाहजहां के द्वारा. अदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड. और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में और क्या क्या इंक्लूड है जो मुगल्स के द्वारा बनाई गई हैं? हुमायूं तोप्स, फतेहपुर सीकरी, द रेड फोर्ट, द आगरा फोर्ट एंड द लाहौर फोर्ट. जिसमें एक तो क्या है? हुमायूं तोप यानी हुमायूं का मकबरा, और फतेहपुर सीकरी, द रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट और लाहौर फोर्ट. ये क्या है? ये वाली जो मोनूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं जो मुगल्स के द्वारा जो बनवाई गई, उनको भी क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में क्या है? इंक्लूड किया गया है. मुगल इन्फ्लुएंसेस कैन बी सीन इन कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन. भी जो मुगल्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कल्चर पर, उसका भी क्या क्या प्रभाव पड़ा है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, उसको हम पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्या है? सेंट्रलाइज्ड इंपीरियलिस्टिक गवर्नमेंट विच ब्रोड टुगेदर मैनी स्मॉल किंगडम्स. भी जो मुगल्स एम्पायर को भी आने से पहले बहुत सारी जैसे डायनेस्टीज आई थी, लेकिन क्या है वे सब क्या है? सब छोटे छोटे उसमें बटी हुई थी. तो मुगल्स ने ही ऐसे जो गवर्नमेंट थी या मुगल एम्पायर ऐसा था जिसने पूरे इंडिया के जब पूरा इंडिया पर क्या है अपना कंट्रोल किया हुआ था, तो उसने क्या है जो ये मुगल्स की जो गवर्नमेंट थी, इसने जो क्या है जो छोटे छोटे जो किंगडम्स थे उनको क्या है इकट्ठा करके कैसे एक सेंट्रलाइज और इम्पेरियलिस्टिक गवर्नमेंट बनाई थी. यानी जो इंडिया जो छोटे छोटे किंगडम्स को इकट्ठा करके. पर्शियन आर्ट एंड कल्चर अमेलगेटेड विद इंडियन आर्ट एंड कल्चर. और जो पर्शियन आर्ट है और कल्चर है, और उसको किसमें एमेलगेटेड यानी इकट्ठा किया था, एकीकृत किया था विद इंडियन आर्ट एंड कल्चर. इंडियन की जो आर्ट और कल्चर को किसके अंदर इकट्ठा किया, संकलित किया था उसमें? पर्शियन आर्ट एंड कल्चर में. न्यू ट्रेड रूट्स टू अरब एंड तुर्की लैंड्स. और उन्होंने क्या है जो मुगल एम्परर थे, उन्होंने क्या किया था? न्यू ट्रेड रूट्स, नए ट्रेड रूट्स बनाए. ठीक है. व्यापार के लिए कहाँ पर? टू अरब एंड तुर्किश लैंड्स पर. यानी इंडिया के जैसे से लेकर अरब और तुर्किश लैंड्स पर भी क्या के साथ उन्होंने क्या है न्यू ट्रेड रूट्स बनाए थे. द डेवलपमेंट ऑफ मुगलाई क्यूसिन्स. यानी क्या है उन्होंने जो मुगलाई क्या है क्यूसिन्स यानी मुगलाई खाना भोजन, उसको क्या है उसका डेवलपमेंट किया, उसका विकास किया. यानी मुगलाई खाना का भी उन्होंने क्या है इसमें डेवलपमेंट करने में क्या है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है. मुगल आर्किटेक्चर फाउंड इट्स वे इनटू लोकल इंडियन आर्किटेक्चर, द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशली इन द प्लेसेस बिल्ट बाय राजपूत एंड सिख रूलर्स. भी जो मुगल आर्किटेक्चर था उसने जो लोकल इंडियन लोकल आर्किटेक्चर था उसमें भी अपनी जगह बनाई,
और मोस्ट कॉन्सिक्वेशनली इन द प्लेसेस बिल्ट बाय राजपूत एंड सिख रूलर्स। और जो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर भी प्लेसेस हैं, महल हैं से, जहाँ जो राजपूत और सिख रूलर्स के द्वारा बनवाए गए हैं, लेकिन उसमें भी क्या है, मुगल जो आर्किटेक्चर है उसकी क्या है, छाप दिखती है, यानी उसमें भी क्या है, उसका मिक्सचर है, वो किसके, मुगल आर्किटेक्चर के, जो राजपूत और सिख रूलर्स के द्वारा भी बनवाए गए हैं। और उसमें लास्ट क्या है, लैंडस्केप गार्डनिंग। और इसका और उसमें मुगल का क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, उसमें लैंडस्केप गार्डनिंग भी उन्होंने किसके द्वारा की गई थी, मुगल आर्किटेक्चर के द्वारा की गई थी, यानी सॉरी मुगल एम्परर के द्वारा करवाई गई थी। कल्चर के अलावा अब और क्या कॉन्स्टिट्यूशन था इन मुगल्स एम्परर का। The Indian economy remained as prosperous under the Mughals because of the creation of a road system and a uniform currency together with the unification of a country। भी जो उन्होंने जो इंडियन इकोनॉमी थी उस मुगल एम्पायर के दौरान जो इंडियन इकोनॉमी थी वो क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरियस हुई थी, यानी बहुत ज़्यादा फली फूली थी। बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ रोड सिस्टम, किस वजह से उन्होंने क्या करा था भी, जो रोड सिस्टम उनका क्या था, बहुत अच्छा था। क्रिएशन ऑफ ए रोड सिस्टम भी, अच्छे रोड सिस्टम के कारण, एंड यूनिफॉर्म करेंसी, और एक जो फिक्स जो करेंसी के कारण, टुगेदर विद द यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, और भी वो इसके कारण, किसके कारण, रोड सिस्टम के कारण और यूनिफॉर्म करेंसी के कारण उन्होंने क्या है, पूरी कंट्री को यानी पूरे इंडिया को क्या है, एक साथ लेके आए थे, इकट्ठा किया था उन्होंने, किसके कारण, क्रिएशन ऑफ रोड सिस्टम एंड यूनिफॉर्म करेंसी। मैन्युफैक्चर गुड्स एंड पीजेंट्स ग्रो कैश क्रॉप्स वर सोल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो मैन्युफैक्चर गुड्स था और पीजेंट्स के द्वारा क्या है, कैश क्रॉप्स ग्रो की जाती थी और उनको क्या है, पूरे वर्ल्ड में बेचा जाता था, सोल्ड किया जाता था। की इंडस्ट्रीज इंक्लूड शिप बिल्डिंग, टेक्सटाइल एंड स्टील भी। और की इंडस्ट्रीज यानी इंडस्ट्रीज में क्या क्या शामिल था, शिप बिल्डिंग, टेक्सटाइल एंड स्टील थी। और जो शिप बिल्डिंग है वो क्या है, यूरोपियन शिप बिल्डिंग से क्या थी, बेटर थी हमारी इंडियन शिप बिल्डिंग, ठीक है। The Mughals maintained a small fleet which merely carried pilgrims to Mecca, imported a few Arab horses in Surat। जो मुगल्स थे उन्होंने क्या है, मेंटेन किया था, बनाया था क्या, अ स्मॉल फ्लीट, एक भी छोटा बेड़ा, समुद्री बेड़ा होता है ना, जैसे बेड़े जहाँ पर भी जहाज, वो सारे जहाज इकट्ठा होते हैं जो सामान को लाने ले जाने के लिए। तो उन्होंने क्या है, मुगल्स मेंटेन ए स्मॉल फ्लीट, उन्होंने एक स्मॉल फ्लीट को मेंटेन किया था, विच मेयरली कैरिड पिलग्रिम्स टू मक्का। भी जो क्या है, जो पिलग्रिम्स है यानी जो धार्मिक यात्री थे जो मक्का, उनको क्या है, मक्का ले जाने के लिए। और इम्पोर्टेड अ फ्यू अरब हॉर्सेस इन सूरत। और क्या है, इसके अलावा जैसे भी जो पिलग्रिम्स है उनको मक्का लेके जाया जाता था, मक्का यानी हज के लिए। और इसके अलावा भी जो है अरब से हॉर्सेस को क्या है, इंपोर्ट किया गया था, कहाँ पर, सूरत में किया गया था, किसके द्वारा, स्मॉल फील्ड्स के द्वारा, भी समुद्री जहाज़ों के द्वारा। क्योंकि हमारी जो क्या है इंडस्ट्रीज में क्या क्या इंक्लूड था, शिप बिल्डिंग्स भी थी और टेक्सटाइल और स्टील था। शिप बिल्डिंग यानी जहाज वगैरह जहाँ पर बनाए जाते हैं, तो इसके कारण ही क्या है, स्मॉल फ्लीट को मेंटेन किया था मुगलर के द्वारा। द मुगल्स आल्सो मेंटेन वेरियस रिवर फ्लीट्स ऑफ दोआब्स। और इसके अलावा भी जैसे इन्होंने यहाँ पर क्या है, स्मॉल फ्लीट से वो किए थे, मेंटेन किए थे समुद्री बेड़े। तो इसके अलावा उन्होंने क्या है, रिवर्स फ्लीट भी क्या है, मेंटेन किया हुआ था, बहुत सारे रिवर फ्लीट्स यानी जो नदी बेड़ा होता है, यानी छोटे, उसके लिए, ऑफ दोआब्स, दोआब्स में, दोआब्स यानी जहाँ दो नदियों का बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब। विच ट्रांसपोर्टेड सोल्जर्स ओवर रिवर्स एंड फोर्ट रिवर्स, जहाँ से भी क्या है, सोल्जर्स को क्या है, रिवर्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता था, भी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। एंड फोर्ट रिवर्स, जिससे भी क्या है, वो रिबल्स यानी विद्रोही या जो बागी हैं उनके साथ लड़ाई कर सके।
भी जहाँ पर जैसे भी एक रीजन में जैसे दूसरी स्टेट में भी लड़ाई होती थी या किसी चीज़ का भी तो वो क्या है वहाँ से रिवर फ्लीट्स के द्वारा क्या है सोल्जर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था वहाँ पर जहाँ पर भी विद्रोह हुआ है। तो किसके द्वारा होता था ये रिवर फ्लीट्स के द्वारा। The Mughals also built maktabs in every province under their authority। और इसके अलावा क्या है जो मुगल्स थे उन्होंने क्या है मकतब्स बनाए हुए थे अपनी भी प्रोविंसेस यानी प्रदेशों में प्रांतों में हर एक प्रांतों में क्या है मकतब्स बनाए हुए थे अंडर देयर अथॉरिटी अपने अथॉरिटी के अंडर। वेयर यूथ वर टोट द कुरान एंड इस्लामिक लॉ। और जहाँ पर जो यूथ था यानी जो यूथ था वो क्या है वहाँ पर बैठकर कहाँ पर मकतब में क्या है कुरान एंड लॉ कुरान एंड इस्लामिक लॉ सच एज द फतवा ए आलमगिरी इन देयर इंडोजेनियस लैंग्वेजेस। जहाँ पर भाई जो यूथ था जो हमारा युवा था वो क्या है वहाँ पर बैठकर टोट कर सके यानी सीख सके किस चीज़ के बारे में कुरान और इस्लामिक लॉ के बारे में सच एज ए फतवा इलाही जो क्या है उनका फतवा ए आलमगिरी इन देयर इंडोजेनियस लैंग्वेज अपनी इंडोजेनियस लैंग्वेज में यानी जहाँ पर इंडियन और जो अदर उसकी मिलाकर जो लैंग्वेज बनती है वो क्या है इंडोजेनियस लैंग्वेज कहलाती है। भी उन्होंने क्या हर एक प्रदेश में क्या बनाए हुए थे मकतब्स बनाए हुए थे जहाँ पर भी जो युवा लोग थे वहाँ पर वो क्या है कुरान और इस्लाम के लॉ के बारे में जान सकते थे पढ़ सकते थे। क्या था उनका जो इस्लामिक लॉ था वो है फतवाए आलमगिरी और क्या है जिसमें वो अपनी इंडोजेनियस लैंग्वेज के द्वारा इसके बारे में जान सकते थे। अब इस तरह और भी जो है मुगल्स का और भी कई उसमें फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था जैसे भी एस्ट्रोनॉमी है टेक्नोलॉजी है इसमें भी जो है मुगल्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। और उसके बाद क्या है इतना होने के बाद उसके बाद जो ये एम्परर था मुगल एम्पायर था वो क्या है अपने पतन की ओर चल पड़ा था। इसके बहुत सारे रीज़न थे। द डेक्लाइन ऑफ मुगल एम्परर्स जो इसका भी मुगल एम्पायर का अंत कैसे हुआ किस तरह से क्या कंडीशन हुई किस तरह से क्या हुआ जिसमें क्या है जो मुगल एम्पायर था वो क्या है अपने पतन की ओर चल गया था। किस वजह से आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की डेथ के बाद क्या है हिज सक्सेशन नोन एज देयर लेटर मुगल्स जो उसके बाद जो मुगल्स आए थे जो उसके उत्तराधिकारी बने थे वो क्या थे अनेबल टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर। वो क्या है इसको जो पूरा इतने बड़े एम्पायर को संभालने में वो क्या थे अनेबल थे क्योंकि क्या है वे वीक थे। His death was followed by war of succession among his son। और यानी औरंगजेब की डेथ के बाद भी क्या है जो उनके बेटों में क्या हो गया था अभी पावर को पाने के लिए क्या है युद्ध लड़ा गया था। तो उस और इसमें किसको सफलता मिली थी बहादुर शाह एमर्स विक्टोरियंस एज असेंडेड द थ्रोन इन 1707। तो जो औरंगजेब के उसके बाद जो उन्होंने युद्ध किया था उसके बेटों के बीच हुआ था उसमें तो उसके जो बेटा था बहादुर शाह उसने इस युद्ध को जीता था और वो क्या है वो वहाँ का एम्परर बना था किसका मुगल एम्पायर का कब 1707 ईस्वी में। और मैनी प्रोविंसेस ब्रोक अवे फ्रॉम एम्पायर एंड एस्टेब्लिश देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट किंगडम्स। और इसके बाद क्या है जो मुगल एम्परर का पतन का एक कारण क्या बनता है जो बहुत सारी जो प्रोविंसेस थी क्योंकि जो मुगल एम्पायर था वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। हमने एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा था जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था फिर उसके बाद स्टेट गवर्नेंस है उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी क्या गवर्नर्स किस में भी आगे डिवाइडेड थे प्रोविंसेस में। तो प्रोविंसेस बहुत सारे प्रोविंसेस ने क्या है अपने आप को क्या है उससे अपने आप को अलग स्थापित कर लिया था इंडिपेंडेंट स्थापित कर लिया था अपने अलग वो राज्य स्थापित कर लिए। इसे किससे अलग होकर मुगल एम्पायर से। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद शाह द एम्पायर बिगेन टू ब्रेक अप अ प्रोसेस हेस्टेड बाय डायनेस्टिक warfare fractional rebellions and the Iranian conqueror Nadir Shah brief out disputes invasions of North India in 1739। भी जो मोहम्मद शाह था उसके रूल के दौरान क्या है जो एम्पायर था मुगल एम्पायर क्या था टूटना शुरू हो गया था बिखरना शुरू हो गया था। और इसके साथ साथ उसमें एक नादिर शाह का भी क्या है आक्रमण होता है जो वही
यहाँ पर जो 1739 ईस्वी में नादिर शाह आक्रमण करता है और बहुत सारी क्या है लूटपाट करता है, और जो मुगल एम्परर थे वो क्या वीक थे, और उसके उसने जो हमला किया था उसको रोकने में वो क्या है असफल थे। एक मेन कारण ये भी था इसका। और इसके बाद क्या है जो मराठा थे, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद क्या है जो मराठा ओवर ऑलमोस्ट ऑल द नॉर्दर्न इंडिया, और जो मराठास और मुगल्स का क्या है स्ट्रगल चलता रहता था। तो उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह की डेथ के बाद क्या है जो मराठास हैं वो क्या है पूरे नॉर्दर्न इंडिया है उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। मुगल्स रूल वार रिड्यूस टू ओनली ए स्मॉल अराउंड दिल्ली, और जो मुगल रूल है वो कहाँ तक भी छोटे से एरिया में दिल्ली तक ही सीमित रह गया था, और उसका जो बाकी का जो एम्पायर था तो कुछ बहुत सारे उन्होंने अलग से किंगडम अपने स्थापित कर लिए थे, इंडिपेंडेंट बन गए थे। और उसके बाद जो मराठास ने भी नॉर्थन पार्ट था उस पर क्या है अपना कब्जा कर लिया था। सिर्फ जो मुगल एम्पायर था कहाँ तक रह गया था, दिल्ली तक ही रह गया था, उसका क्या है स्मॉल एरिया रह गया था। और विच पास अंडर मराठास एंड देन ब्रिटिश कंट्रोल, और जिसमें भी कुछ तो क्या है मराठास ने कंट्रोल कर लिया था और कुछ क्या है ब्रिटिश, क्योंकि मुगल एम्पायर में ही क्या है जो ब्रिटिश थे वो भी हमारे इंडिया में आ चुके थे, तो कुछ पार्ट पर उन्होंने भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। द लास्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय वाज एक्साइल, और जो लास्ट एम्परर था कौन था मुगल एम्पायर का, बहादुर शाह जफर था। उसको क्या है जो ब्रिटिश थे उन्होंने इसको क्या है जब वो 1857 का रिवोल्ट होता है वो उसको लीड करता है, तो उसको क्या है जो ब्रिटिशर हैं वो उसको पकड़कर कहाँ पर उसमें रंगून में यानी वहाँ पर भेज देते हैं जेल में, जहाँ पर क्या है उसकी डेथ हो जाती है। आफ्टर दिस इन्वॉल्वमेंट जैसे योगन बहादुर शाह इट वाज एक्साइल्ड टू म्यांमार बाय द ब्रिटिश आफ्टर हिज इन्वॉल्वमेंट विद द इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857 और 58। भी जो इंडियन म्यूटनी हुई थी, जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसमें जो में क्या है जो बहादुर शाह है उनका लीडर बनता है, और उसको क्या है जो ब्रिटिश हैं उसको क्या है एक्साइल कर देते हैं, देश निकाला दे देते हैं, कहाँ पर भेज देते हैं म्यांमार में, और वहाँ पर क्या है उसकी क्या है डेथ हो जाती है। इस तरह से क्या है मुगल एम्पायर का अंत होता है बहुत बड़े एम्पायर का। तो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव completed our chapter, so read the chapter and watch the video carefully. Thank you.